हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से करना। एंड कोई भी अगर डाउट्स होगा तो मुझसे क्वेश्चंस आप लोग बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हो, ठीक है। अभी अब मेरा चैप्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस की कंसेप्ट्स एंड पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन। ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है। एंड इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 6 मार्क्स का, एज यू ऑल नो राइट। लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 6 मार्क्स का एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी एक ही आ रहा है 2 मार्क्स का, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि यहाँ से इसका सिलेबस क्या है, मैं वो बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। इवोल्यूशन ऑफ आईआर एज अ डिसिप्लिन, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन एक डिसिप्लिन के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे मतलब कैसे चेंज हुआ। इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट नहीं था ना। इंटरनेशनल रिलेशन क्या था? इंटरनेशनल रिलेशन बस मतलब दो देशों के बीच एक आपसिक संबंध था। बट मतलब दो देशों के बीच इकोनॉमी, मतलब दो देश के बीच की जो इकोनॉमी है वो एक दूसरे से शेयर करते थे, ठीक है। मतलब इधर का सामान उधर जाके बेचना, उधर का सामान इधर लाके बेचना, ऐसे कुछ चलता था। बस वहाँ वहीं तक सीमित था वो। बट अब उस जगह से अब क्या हो रहा है कि सेपरेट एक अलग ही सब्जेक्ट बन चुका है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो इस सफ़र, इसके बीच जो सफ़र है उस सफ़र के बारे में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। एंड ये 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एंड आई एम डैम श्योर कि ये आएगा अकॉर्डिंग टू माई साइड से। मुझे लगता है कि ये आएगा क्योंकि सिलेबस में 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन तो बाकी कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही एक है। एंड अगर दूसरा आ भी गया तो ऑप्शन में आएगा, राइट। उसी चैप्टर में से 2 ऑप्शंस होंगे, सो ऑप्शंस में आएगा। सो पढ़ने के लिए ज़रूरत क्या है? इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन, ये पढ़ के जाओ। मेरी गट फीलिंग कह रही कि ये आएगा। नहीं भी आया तो अगर ये पढ़े तो तुम्हें हेल्प तो होगी ना किसी चीज़ में। शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो भी हेल्प हो जाएगी। बट जहाँ तक मुझे पता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। मैं डैम श्योर तो मतलब मैं फिक्स तो नहीं कह सकती यही आएगा बोल के, बट जहाँ तक मुझे पता है ये आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड दूसरा है, दूसरा सिलेबस में है डेफिनेशन एंड बेसिक फीचर्स ऑफ रियलिज्म, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रियलिज्म एंड राइट 1 बेसिक फीचर्स ऑफ रियलिज्म। Define idealism, write 1 basic features of idealism. Define liberalism, write 1 feature of idealism. Or define Marxism, write 1 feature of or 2 features of Marxism. सो ये इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगर 2 मार्क्स का नहीं बना, 6 मार्क्स का ही बना तो एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स एंड डेफिनेशंस ऑफ रियलिज्म, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म बोल के पूरा का पूरा एक लंबा क्वेश्चन आ गया। देन ऑल्सो व्हाट यू कैन डू, तुम लोग इस चीज़ को दो मार्क्स का आंसर पूरा ऐड करके तुम लोग उसको 6 मार्क्स का बना सकते हो, राइट। सो ये दोनों में तुम्हें फ़ायदा होगा। सो मैं तुम लोगों का अभी क्या एक्सप्लेन करूँगी कि इंटरनेशनल रिलेशन एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में कैसे क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये एग्जाम में आएगा। मैंने नोट्स बनाए हैं तो उसी नोट्स के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, ठीक है। द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी. The emergence of international relation as a separate field of study begins mainly from the period following the World War I 1914 to 1918. मैं पहले इंग्लिश में रीडिंग करूँगी जो मैंने लिखा है एंड उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोग क्या करो, मेरे डिक्टेशन के हिसाब से आप लोग नोट्स को क्या कर सको, अपनी कॉपी में भी उतार सको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे इमर्ज हुआ। इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग ही फील्ड ऑफ सब्जेक्ट में, मतलब एक अलग ही सब्जेक्ट के रूप में इमर्ज होना तब शुरू हुआ जब क्या चल रहा था, वर्ल्ड वार 1 चल रहा था। 1914 से 1918 के बीच जो वर्ल्ड वार 1 चला था, वर्ल्ड वार 1 चल रहा था जब, तब वर्ल्ड वार 1 जब चल रहा था तब क्या हुआ था, इंटरनेशनल रिलेशन एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में इमर्ज होना शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ रहा, जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, ठीक है। जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था तो क्या हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में इमर्ज होना शुरू हो गया। एंड एज अ मेजर ऑफ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, वो ख़त्म करने के बाद एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द सीड्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कैन बी फाउंड इन द अटेम्प्ट ऑफ द पीस लविंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द ह्यूज मैसाकर विटनेस्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। फिर यहाँ पे कहा गया है कि फैक्ट के तौर पे अगर हम लोग बताएं तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस इंटरनेशनल रिलेशंस को जो पीस लविंग पीपल थे, मतलब जिन लोगों को शांति पसंद थी, ठीक है, जिन लोगों को शांति पसंद थी, वर्ल्ड को क्या किससे बचाने के लिए, ऐसे वर्ल्ड वॉर्स से बचाने के लिए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े हमले, झगड़े, फसादों, इन सब से बचाने के लिए, वर्ल्ड को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए जो शांति प्रिय लोग थे, वो शांति प्रिय लोग किस चीज़ में लगे थे, वो शांति प्रिय लोग इंटरनेशनल रिलेशन की बीज बोने में लगे थे। इंटरनेशनल रिलेशन को एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी बनाने के लिए मतलब कोशिश में लगे हुए थे, ठीक है। Previously, many scholars dealt with different issues and problems of international politics.
पहले बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्या किया, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ है उसके बारे में क्या किया उन्होंने, खोज की उसके बारे में एंड उसके साथ डील किया, ठीक है, कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको एक इंटरनेशनल वे में ला सकते हैं हम लोग बोल के उन्होंने क्या किया, मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्या किया, डील किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज थे. द चाइनीज फिलोसोफर मेंसियस ऑफ द 4th century BC, Kautilya, the prime minister under the Indian emperor Chandragupta, 326 to 298 BC. Niccolo Machiavelli, the Italian diplomat of the 15th century, wrote a lot about the interstate relations. बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया हम लोगों को, ठीक है. उनमें से कौन थे, चाइनीज़ फिलोसोफर मेंसियस थे जो कि 4th century के थे. चाइनीज़ फिलोसोफर मेंसियस कब के थे, 4th century BC के थे, ठीक है. सो 4th century BC के चाइनीज़ फिलोसोफर मेंसियस ने चंद्रगुप्ता मौर्य के इंडियन एम्पेरर जो चंद्रगुप्ता मौर्य थे, चंद्रगुप्ता मौर्य के जो प्राइम मिनिस्टर थे, चंद्रगुप्ता मौर्य के रूल के अंडर जो प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्ता के अंदर, ओके, चंद्रगुप्ता के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने, ओके, प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने, यानी कि किसने, चाणक्य ने, कौटिल्य ने, ओके, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्ता, कुछ भी कह सकते हैं इनको, जिनका जन्म हुआ था 326 एंड ही वाज डाइड इन 298 BC, ओके. एंड तीसरे थे निकोलो मकाइवली, एक इटालियन डिप्लोमेट थे जो कि 15th century से बिलोंग करते थे. इन तीनों ने क्या किया, इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ लिखा. किसने लिखा, चाइनीज़ फिलोसोफर मेंसियस, ओके, चाइनीज़ फिलोसोफर मेंसियस जो कि 4th century के थे. चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता के अंडर के प्राइम मिनिस्टर जो कि कौटिल्य थे, 326 to 298 BC. एंड तीसरे नंबर के थे डिप्लोमेट. कौन से डिप्लोमेट, एक इटालियन डिप्लोमेट निकोलो मकाइवली जो कि इटालियन डिप्लोमेट थे. इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ लिखा. International relations emerged as a separate academic discipline in the early 20th century, though relations among the states existed since ancient time. अब यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेशनल रिलेशन एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में, एक सेपरेट एकेडमिक सब्जेक्ट है, एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में 20th century, अर्ली 20th century के बिगिनिंग में इमर्ज हुआ. क्या कहते हैं ये लोग, अब ये कहा, यहाँ पे कहा गया है कि इंटरनेशनल रिलेशन एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन, एक सेपरेट एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में 20th century के शुरुआत में इमर्ज हुआ. ये था कि मतलब बहुत आगे के टाइम से ही ये रिलेशंस स्टेट्स के बीच में या नेशंस के बीच में ये रिलेशन चल रहा था, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहा था. इंटरनेशनली वो लोग कनेक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, बट ये एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में इमर्ज नहीं हुआ था ना. तो 20th century, अर्ली 20th century में ये क्या होता है, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट, सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज हो जाता है. दो रिलेशन अमंग स्टेट्स वेर एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम्स, एज आई टोल्ड, राइट. Earlier, the study of international affairs was a part of history. पहले जो ये इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जो भी बातें, जो भी पढ़ाई होती थी वो हिस्ट्री में होती थी. हिस्ट्री, लॉ, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, डिप्लोमेसी, मतलब इन सारी चीज़ों में इन सब चीज़ों की पढ़ाई होती थी. इंटरनेशनल रिलेशन पहले एक अलग सब्जेक्ट नहीं था. इंटरनेशनल रिलेशन अलग से पढ़ूंगा, मैं बोलूँगा तो मैं नहीं पढ़ पाता था. अगर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है तो वो या तो हिस्ट्री के अंदर आता था, या पॉलिटिकल फिलोसॉफीज़, या तो डिप्लोमेसी के अंदर आता था, बट ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था. बट अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशन ही, मतलब लाइक मैं नेपाली में ऑनर्स करना चाहती हूँ तो मैं नेपाली में ही ऑनर्स करूँगी, राइट. मैं हिंदी में ऑनर्स करना चाहती हूँ तो मैं हिंदी ही लेके हिंदी में ही ऑनर्स करके हिंदी में ही एमए करूँगी, राइट. सो वैसे ही अब इंटरनेशनल रिलेशंस ही एक ऐसा अलग सब्जेक्ट बन गया है कि मतलब पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नहीं रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस. अब इंटरनेशनल रिलेशंस अर्ली 20th century में क्या हो गया, एक अलग ही सब्जेक्ट बन गया. मतलब अब मैं इस इंटरनेशनल रिलेशंस में ही मैं एमए भी कर सकती हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन में मैं ऑनर्स एमए कुछ भी कर सकती हूँ. ये अलग ही सब्जेक्ट बन गया, पूरा का पूरा अलग सब्जेक्ट. फिर द मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर to understand the cause of war and find ways to maintain international peace. फिर बहुत ही बड़ा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, उसने क्या किया,
जो लोग थे ना, वहाँ के लोग जो थे, उनको क्या हो गया कि मतलब इंटरनेशनल पीस बनाना चाहिए, विश्व में शांति फैलाना बहुत ज़रूरी है, विश्व में शांति फैलाने के रास्ते एंड उन कॉजेस, मतलब लोगों को पता चला ना कि एक वॉर होता है तो क्या क्या होता है, इकोनॉमी पूरी की पूरी दबी बढ़ जाती है, मतलब इकोनॉमी बहुत लो हो जाती है, इकोनॉमिक लेवल उन लोगों का गिर जाता है, क्योंकि सारे की सारी प्रॉपर्टी कहाँ पे चली जाती है, वॉर के सामान मतलब वेपन्स वगैरह खरीदते वक्त चली जाती है, सोल्जर्स को चार्ज करना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है, राइट। सो उन सब में उनकी प्रॉपर्टी आदि उदी प्रॉपर्टी तो चली जाती थी। तो सो एक कंट्री, एक नेशन, पॉल साइंस में कंट्री नहीं कहा जाता है, नेशन कहा जाता है, नेशन वर्ड यूज़ करना या तो स्टेट यूज़ करना, कंट्री यूज़ मत करना, ठीक है। सो ये जो नेशन है हमारा, जो इंडिया नेशन है, इंडिया या कोई भी नेशन डेवलप नहीं हो पाएगा अगर ऐसे ही इंटरनेशनल पीस डेवलप नहीं हुआ। इंटरनेशनल पीस अगर हम लोगों ने मेंटेन नहीं किया एंड जो वॉर के जो कॉजेस थे अगर उसको हमने नहीं समझा तो क्या होगा, इससे डिस्ट्रक्शंस होते रहेंगे। अभी लोगों को क्या हो गया कि लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद लोगों को ज्ञान हो गया, लोगों को पता चला कि मतलब जो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो हानियाँ हुई थी, उसकी वजह से इंसान के मन में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा हुआ, एक कड़ी मतलब एक इच्छा पैदा हुई उनके मन में कि वो वॉर के कॉजेज़ को जाने, वो वॉर के कॉजेज़ के बारे में जाने, वॉर होगा तो क्या क्या होगा वो जाने, एंड वो जानने के बाद वो क्या कर सके, इंटरनेशनल पीस, विश्व शांति बनाने के, विश्व में शांति बनाए रखने के रास्ते मार्ग ढूंढने लगे, विश्व में शांति बनाए रख सके। इसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है उन्हें ये बात पता करने की कि कैसे वो वॉर के कॉजेज़ पता करें एंड वॉर के कॉजेज़ जानने के बाद कैसे हम विश्व में शांति फैलाने के मार्ग ढूंढें, ठीक है। As a result, the first chair of international relations was established in 1919 at the University of Wales. ओके, वेल्स की यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वेल्स की यूनिवर्सिटी में 1919 में इंटरनेशनल रिलेशन का फर्स्ट चेयर क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है। Okay, as a result, the first chair of international relation was emerged in the University of Wales in 1919. Okay, University of Wales में क्या होता है, University of Wales में 1919 में the first chair of international relation establish हो जाता है। ये सब जो इंसान ने पढ़ा और मतलब वॉर के कॉजेस क्या होंगे उन्होंने जाना एंड फिर उन्हें पता चला, उनको मार्ग ढूंढने का मन किया, इंटरनेशनल पीस कैसे बनाई, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पता किया। तब क्या हुआ, उन सब के बाद एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन का फर्स्ट चेयर इस्टेब्लिश हो गया 1919 में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स। इन द इंटरवॉर पीरियड द डिसिप्लिन वॉज डोमिनेटेड बाय आइडियलिज्म। इंटरवॉर पीरियड में क्या था, ये जो सब्जेक्ट था, डिसिप्लिन मीन्स सब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके। सो ये जो डिसिप्लिन था वो आइडियलिज्म से डोमिनेटेड था, which emphasized international relation, morality, collective security, and institutions like the League of Nations to prevent wars. However, the failure of the League, I think ये थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों को लिखने में। ये जो मैंने अभी तक जितना बताया 6 मार्क्स के लिए उतना काफ़ी है लिखना, बट फिर भी अगर आप लोग लिखना चाहोगे दैन आई कैन टेल यू, ओके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है कि रियलिज्म इमर्ज हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है, यहाँ पे आइडियलिज्म होता है पहले, ठीक है, आइडियलिज्म के बाद रियलिज्म आता है, फिर क्या होता है, मार्क्सिज्म आता है, ऐसे होता है ना। तो ये जो डेफिनेशंस एंड फीचर्स है ना आइडियलिज्म एंड रियलिज्म के, वो भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। इंटरवॉर पीरियड में क्या होता है कि ये जो डिसिप्लिन है, ये इंटरनेशनल रिलेशन आइडियलिज्म से डोमिनेट हो जाता है, मतलब आइडियलिज्म के तहत आ जाता है, जो क्या करता है, इंटरनेशनल लॉ, मोरालिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशंस को क्या करता है, वो एम्फोसाइज करता है, समझाता है कि लाइक मतलब लीग ऑफ नेशंस जैसा कुछ बनाता है एंड वो मतलब लीग ऑफ नेशंस जैसा कुछ बनाता है जिसकी वजह से हम लोग वॉर प्रिवेंट कर सकें। इंटरनेशनल लॉ, मोरालिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, उनके बारे में समझाता है एंड क्या करता है, लीग ऑफ नेशंस जैसा कुछ इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करके, इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करके वो वॉर प्रिवेंट करता है। जैसे कि ये जो लीग था, इस लीग का फेलर हो गया, मतलब ये लीग उतना टाइम तक नहीं टिका, बट आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि ये जो लीग बनाया था जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था वो फेल हो गया, एंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक था उसकी वजह से क्या हो गया, आइडियलिज्म मतलब क्रिटिसाइज हो गया, आइडियलिज्म का जो कंसेप्ट था वो काम नहीं कर पाया। आइडियलिज्म का मतलब ये है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, मतलब वो बताता है कि क्या करना सही है एंड क्या करना गलत है। आइडियलिज्म बताता है, आइडियलिज्म बताता है कि क्या करना सही है, बट वो नहीं बताता है कि क्या करना चाहिए,
क्या करना सही है वो हमें पता हो तो भी क्या करना चाहिए वो नहीं पता होता है तो काम नहीं चलता है ना। मतलब क्या करना सही है उसको पता है, वो बोलता है कि क्या करना सही है, बट हर सिचुएशन में वो नहीं कर सकते ना हम जो करना सही है। अगर दो देश के बीच युद्ध हो रहा है तो मुझे किसी न किसी एक देश के साथ जाना ही पड़ेगा युद्ध करने में। बट अगर मुझे किसी न किसी एक देश के साथ जाना ही पड़ेगा युद्ध करने में, ताकि मैं उन दोनों के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस बना सकूँ, अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन बना सकूँ उस कंट्री के साथ, क्योंकि वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा अमीर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे उस कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, इसलिए मुझे उसके साथ जाके युद्ध करना है, उसके साथ मिलके किसी दूसरे कंट्री को हराना है। इफ़ वो युद्ध कर रहा है किसी के साथ तो उस कंट्री के अगेंस्ट मुझे भी युद्ध करना है। कोई बार ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरी कंट्री में उतनी वेजेस है ही नहीं, मेरी कंट्री में उतनी प्रॉपर्टी है ही नहीं कि मैं किसी देश के विरुद्ध जाके झगड़ा कर सकूँ, किसी देश के विरुद्ध जाके वॉर लड़ सकूँ, तो मैं नहीं कर पाता ना। सो आइडियलिज्म कहता है कि वो करना सही है, बट किसी सिचुएशन, कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जिसमें हम लोग वो चीज़ ना कर सके, एंड फिर रियलिज्म आता है। रियलिज्म मतलब जो चीज़ हमें करना चाहिए वो चीज़ बताता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या होता है, रियलिज्म एक डोमिनेंट अप्रोच के रूप में आता है। पहले आइडियलिज्म डोमिनेट करता है इस डिसिप्लिन को, बट वो फेल हो जाता है, ठीक है, एंड फिर रियलिज्म आता है एज अ डोमिनेंट अप्रोच। रियलिज्म भी कैसे आता है, मतलब उसको डोमिनेट करने के लिए आता है, इंटरनेशनल रिलेशन को जीत के आता है, आई मीन राइट। स्कॉलर्स जैसे कि हैंस मॉर्गेंथो किस चीज़ में फोकस करते थे, पावर, नेशनल इंटरेस्ट, रोल ऑफ द स्टेट इन अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो स्कॉलर्स, हैंस मॉर्गेंथो नाम के जो स्कॉलर थे वो मतलब पावर पे बिलीव करते थे, वो पावर पे फोकस करते थे, देश में क्या करना फ़ायदेमंद रहेगा उस चीज़ पे वो मतलब ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। एंड स्टेट का एक अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम के साथ क्या रोल होना चाहिए वो उस चीज़ के बारे में भी क्या करते थे, फोकस देते थे उस चीज़ पे भी। कोल्ड वॉर फर्दर स्ट्रेंथन रियलिज्म। कोल्ड वॉर क्या करता है बाद में जाके, कोल्ड वॉर जो होता है, कोल्ड वॉर यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर होता है वो रियलिज्म के कंसेप्ट को थोड़ा बढ़ावा देता है, मतलब थोड़ा मजबूत बना देता है। एज अ ग्लोबल पॉलिटिक्स रिवॉल्व्ड अराउंड पावर स्ट्रगल। कोल्ड वॉर क्या करता है, कोल्ड वॉर रियलिज्म के कंसेप्ट को क्या करता है, कोल्ड वॉर रियलिज्म का जो कंसेप्ट होता है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करता है, थोड़ा मजबूत बना देता है, मतलब थोड़ा टिकाऊ बना देता है वहाँ पे, क्योंकि वो एक ग्लोबल पॉलिटिक्स होता है, मतलब एक रियलिज्म को एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के रूप में वो एक स्थापित कर देता है, ठीक है। रियलिज्म को एज अ ग्लोबल पॉलिटिक्स के रूप में स्थापित कर देता है, एक ऐसा ग्लोबल पॉलिटिक्स जो कि पावर स्ट्रगल के इधर उधर घूमता है, ठीक है। एक रियलिज्म एक ऐसा ग्लोबल पॉलिटिक्स है जो पावर स्ट्रगल के इधर उधर घूमता रहता है, जैसे कि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में क्या हो गया कि हम जैसे देश घूमते रह गए ना, कि यूएसए में जाऊँ या यूएसएसआर में जाऊँ, दोनों ताकतवर कंट्री, किसी के साथ जाऊँगी तो मेरा फ़ायदा होगा, बट मेरे पास इतना प्रॉपर्टी, इतना कुछ है ही नहीं कि मैं जाके उनके साथ मिल सकूँ, ठीक है। सो हमने क्या चुना, हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चुना, किसी के भी तरफ नहीं जाएंगे हम लोग अकेले रहेंगे। फ्रॉम द 1960s ऑनवर्ड न्यू अप्रोचेस डेवलप। फिर 1960 से नए नए अप्रोचेस शुरू हो गए, जैसे कि बिहेवियरलिज्म सिस्टम्स थ्योरी एंड न्यू रियलिज्म विच मेड इंटरनेशनल रिलेशन मोर साइंटिफिक एंड एनालिटिकल। फिर 1960 से क्या हो गए, नए नए अप्रोचेस शुरू हो गए, जैसे कि बिहेवियरलिज्म सिस्टम्स थ्योरीज, फिर न्यू रियलिज्म, जो क्या कर गया है, जो इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक एंड एनालिटिकल टाइप में लेके चला गया, बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक बना गया इंटरनेशनल रिलेशन को। फिर बाद में क्या हो गया, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, डिपेंडेंसी थ्योरी, न्यू लिबरलिज्म, इन सब के जो कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो मतलब इन सब चीज़ के जो, ये सब चीज़ के जो कॉन्सेप्ट थे उसने क्या किया, इंटरनेशनल रिलेशन के स्कोप को बढ़ा दिया। लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, डिपेंडेंसी थ्योरी, न्यू लिबरलिज्म, इन सब ने क्या किया, जो इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप था उस स्कोप को एक्सपैंड कर दिया। द डिसिप्लिन नाउ स्टडीज नॉट ओनली स्टेट्स बट ऑल्सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अभी क्या होता है, अभी इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ स्टेट्स की रिलेशंस के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता है कि दो देश के बीच में कैसे स्थापित करना है अच्छा सा संबंध, उन सब के बारे में ही सिर्फ नहीं पढ़ना पड़ता है, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNFCC, WHO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना ये लोग, यूनेस्को,
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, एमएनसीज, राइट, टेररिज्म, इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबलाइजेशन, इन सब के बारे में स्टडी करना पड़ रहा है। मतलब टेररिज्म, कोई आके हमारे ऊपर टेरर अटैक कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। इन्वायरमेंट को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, एंड ग्लोबलाइजेशन भी करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इधर के सामान उधर, उधर के सामान उधर। ग्लोबलाइजेशन मतलब मार्केट सब तरह खोल देना, हर तरह से मार्केट ओपन कर देना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अब इंटरनेशनल रिलेशन क्या करता है, स्टडी करता है। इंटरनेशनल रिलेशन में इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। सो इंटरनेशनल रिलेशन क्या हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन एक ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक स्टडीज से क्या होगा, एक बहुत ही बड़ा इंडिपेंडेंट इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन बन गया है, जो कि कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इशूज़ के साथ डील करता हो। क्या है इंटरनेशनल रिलेशन, कहाँ से कहाँ तक मूव किया, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे इवॉल्व हुआ। इंटरनेशनल रिलेशन एक ट्रेडिशनल, पुरानी मतलब एंशियंट टाइम के जो थॉट्स थे, जो ट्रेडिशनल थॉट्स थे, एंड स्टेट सेंट्रिक स्टडी था ना, मतलब एक स्टेट्स को लेकर ही हुआ था। दो स्टेट्स के बीच में क्या होता था, दो स्टेट्स के बीच में मेल मिलाप होता था, दो स्टेट्स के बीच में ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट चलता था, सामान बेच वच करना, वहाँ तक ही सीमित नहीं रहा। अब इंटरनेशनल रिलेशन क्या हो गया, उस टाइम पे मतलब वैसा था, बट अब इंटरनेशनल रिलेशन क्या हो गया, बहुत ब्रॉड हो गया, बहुत बड़ा कंसेप्ट बन गया है इसका। ये बहुत सारे कंसेप्ट इंक्लूड करता है अपने अंदर, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, डिपेंडेंसी थ्योरी, न्यू लिबरलिज्म, जैसे क्या करता है, जैसे कंसेप्ट हुए अपने अंदर समेट लेता है, ठीक है। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया है। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक सब्जेक्ट, लाइक लिबरलिज्म को क्या करता है, ये लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, डिपेंडेंसी थ्योरी, न्यू लिबरलिज्म, रियलिज्म, इन सब को क्या करता है, इन सब को अपने अंदर लेता है। मतलब एक सब्जेक्ट में बहुत सारे चीज़ें पढ़ पाना, उस चीज़ को बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, राइट। सो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया जो बहुत सारे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट कर सके, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होने के साथ अब इंटरनेशनल रिलेशन क्या करता है, इंटरनेशनल रिलेशन ग्लोबल इश्यूज़ के साथ भी डील करता है, ठीक है। तो ये था 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें से जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, उन पॉइंट्स के बारे में सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी पॉइंट्स उनमें से आपको अच्छा लगा, जो भी पॉइंट्स आपको ठीक ठाक लगा, मतलब ये पॉइंट मैं कवर कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, याद कर सकती हूँ, वही पॉइंट सिर्फ आप लोग लिखना। आइडियलिज्म मैं बताऊँ या आप लोग लिखोगे खुद से, मुझे नहीं पता, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। आइडियलिज्म, रियलिज्म, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म के फीचर्स। आइडियलिज्म बिलीव करता है पीस एंड कोऑपरेशन, मतलब आइडियलिज्म क्या, आइडियलिज्म के बेसिक फीचर्स क्या है, आइडियलिज्म बिलीव्स दैट पीस एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस आर पॉसिबल। आइडियलिज्म क्या क्या मतलब आइडियलिज्म के फीचर्स क्या है, आइडियलिज्म बिलीव करता है कि नेशंस के बीच में, ओके, नेशंस के बीच में क्या क्या पॉसिबल है, नेशंस के बीच में शांति बनाए रखना एंड नेशंस मिल के काम करना पॉसिबल है। आइडियलिज्म क्या किस चीज़ में बिलीव करता है, आइडियलिज्म बिलीव करता है कि दो देश के बीच में या बहुत सारे देशों के बीच में शांति बनाए रखना एंड कोऑपरेशन बनाए रखना, मेल मिलाप बनाए रखना पॉसिबल है। और ये क्या करता है, ये मोरालिटी इम्फोसाइज करता है, मोरालिटी, एथनिक एंड इंटरनेशनल लॉ को भी इम्फोसाइज करता है इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब मोरालिटी को साथ साथ में एथनिक डाइवर्सिटी को भी ये दर्शाता है, एंड इवन जो इंटरनेशनल लॉ है, लाइक अब हम अपना मार्केट ओपन कर देते हैं ताकि बाकी के लोग भी आके क्या कर सकें, यहाँ पे सामान वामान बेच सकें, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ सके। इन सब चीज़ों को इम्फोसाइज करता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एंड दूसरा है रियलिज्म। रियलिज्म फोकस करता है ऑन पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। ये जो बेसिक फीचर्स मैंने बताए ना, उसी को आप बड़ा बड़ा करके आइडियलिज्म के डेफिनेशन में भी कर सकते हो, लिख सकते हो। अब रियलिज्म किस चीज़ में फोकस करता है, रियलिज्म पावर में फोकस करता है, नेशनल इंटरेस्ट में फोकस करता है एज द मेन गोल्स ऑफ द स्टेट। एक देश का मेन गोल क्या होना चाहिए, एक देश के पास पहले तो पावर होनी चाहिए, एंड पावर होने के साथ साथ अपने देश के फ़ायदे की चीज़ें उसको देखनी चाहिए। सो रियलिज्म किस चीज़ पे ध्यान देता है, एक देश को पावरफुल होना चाहिए, उस देश के पावर एंड उस देश के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं उस देश में, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इट बिलीव्स द सेंट्रल इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक। मतलब ये रियलिज्म बिलीव करता है कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, ओके, इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं। मतलब पूरे देश को रूल करने वाला कोई एक राजा नहीं है ना, एक इंडिया को कोई रूल कर रहा है मोदी जी, चाइना को कोई और रूल कर रहा है, ठीक है, अमेरिका को कोई और रूल कर रहा है, एक एक इंसान मतलब एक ग्लोबल लीडर नहीं है ना, ग्लोबल लीडर नहीं है, ठीक है। नेशन लीडर है हमारे पास, नेशनल लीडर हमारे मोदी जी है, तो अमेरिका के कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प, वैसे नेशनल लीडर है हमारे पास, बट एक ग्लोबल लीडर नहीं है। जब ग्लोबल लीडर नहीं होगा तब यूनिटी नहीं बन सकती है, वो इस चीज़ पे बिलीव करता है।
मार्क्सिज्म कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल के तहत ही उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो इंटरनेशनल मतलब जो गरीब जो अमीर अमीर देश है वो क्या करते हैं, अमीर देश के साथ ही संबंध बनाते हैं, और गरीब जो देश होते हैं उन गरीब देश को क्या करते हैं, गरीब देश को हेपते शोषित करते हैं, राइट। एंड जो गरीब देश है वो शोषित हो भी जाते हैं, उनके पास उतना पैसा वैसा नहीं होता है कि वो बहुत बड़े बड़े देशों के साथ झगड़ा वगड़ा कर सके, वॉर्स लड़ सके, उतना वेपन्स वगैरह नहीं होता है उनके पास। तो उन लोगों को भी क्या होना पड़ता है, उन लोगों को भी डोमिनेट होना पड़ता है बहुत बड़े बड़े कंट्रीज से, उनकी बातें माननी पड़ती है। जो भी अगर अमेरिका कुछ धमकी देगा वेटिकन सिटी को, तो वेटिकन सिटी को मानना पड़ेगा। वेटिकन सिटी बड़ा कंट्री है नहीं पता अभी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट तो वेटिकन सिटी है ना, जैसे कि सबसे लार्जेस्ट क्या है, रशिया है। तो मतलब कुछ देश होते हैं ना, लाइक नेपाल, चाइना जो भी कहेगा नेपाल को मानना पड़ेगा, वरना चाइना नेपाल पे जाके हमला कर देगा। ऐसे होते हैं ना, मतलब कुछ बहुत धनी वनी लाइक के मतलब थोड़े लेवल अप वाले कंट्रीज़ होते हैं जो क्या करते हैं, नेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, उनसे लो लेवल वाले नेशंस को डोमिनेट करते हैं। सो इंटरनेशनल रिलेशन क्या करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी मार्क्सिज्म क्या करते हैं, मार्क्सिज्म में क्या होता है, मार्क्सिज्म में इंटरनेशनल रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। ये कैपिटलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म को ग्लोबल इनइक्वालिटी का कॉज मानता है। मार्क्सिस्ट की तो थ्योरी ऐसे है ना कि अमीरों को ज़्यादा कुछ मिलता है फैसिलिटीज़, एंड गरीबों को नहीं मिलता है, एंड दैट इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इवन नाउ ऑल्सो। ओके, अभी भी जो अमीर लोग हैं उन्हें वो बहुत अच्छे से सुख से खा रहे हैं, वो हमेशा अमीर ही रहते, गरीब का गरीब गरीबी, गरीब के गरीब गरीबी से ही मर जाते हैं, गरीब की गरीब ही रहते हैं। ठीक है, तो मार्क्सिज्म क्या करते हैं, मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म को एज ग्लोबल इनइक्वालिटी, मतलब इस पूरे विश्व में इनइक्वालिटी फैलाने वाला यही कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म ये बोल के कहते हैं। फिर लिबरलिज्म आता है जो इंटरनेशनल कोऑपरेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करता है, लाइक यूएन। ओके, फिर वो डेमोक्रेसी एंड ट्रेड रिड्यूस, वो क्या किस चीज़ पे बिलीव करता है कि अगर डेमोक्रेसी होगा एंड ट्रेड होगा कंट्रीज़ के बीच में, तो वो क्या करेगा, वॉर के चांसेस भी घटा देगा, वॉर के चांसेस घटा देगा, रिड्यूस कर देगा। क्योंकि अगर हम लोग ट्रेड खोल देंगे तो मेरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहेगा ना वो, एंड जब वो मेरे कंट्री में डिपेंडेंट रहेगा तो वो मेरे कंट्री से झगड़ा करेगा, तो वो क्या करेगा, वो मेरे कंट्री के सारे गुड्स गवा के बैठेगा, एंड जब मेरे कंट्री से उसको गुड्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, उसकी इकोनॉमिक मतलब उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे एंड वो उसके बजट के अंडर नहीं आएगा। ठीक है, सो ये रहे कुछ बेसिक फीचर्स उसके बारे में। रियलिज्म एक थ्योरी है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एज ए स्ट्रगल फॉर पावर अमंग सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट्स के रूप में देखती है इन एन एनार्काइक सिस्टम, मतलब नो वर्ल्ड गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी फीचर्स मैंने कहे हैं ना उसी चीज़ को रियलिज्म इज बोल के, या रियलिज्म फोकसेस ऑन, ये सब करके व्हाट इज रियलिज्म, आइडियलिज्म आप लोग लिख सकते हो, उसके लिए अलग से डेफिनेशन रखने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। इतने ही नोट्स थे क्योंकि सिलेबस में इतना ही था, नोट्स मेरे पास है बाकी भी क्वेश्चन आंसर्स, बट वो उतने ज़रूरी नहीं है, एंड मैं इस वीडियो में सारे नोट्स कवर भी नहीं कर सकती। तो मैंने वीडियो में आपको इतने ही नोट्स कवर करके दे दिए चैप्टर 1 से, क्योंकि चैप्टर 1 का सिलेबस इतना ही था, रियलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म का डेफिनेशन, उसके बेसिक फीचर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग ही सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में कैसे इमर्ज हुआ। सिलेबस में इतना था एंड इतना मैं कवर कर चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने मेरा वीडियो कंप्लीट देखा है तो डन बोल के कमेंट ज़रूर लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने मेरा वीडियो कम्प्लीटली देख लिया है। ठीक है, और ये भी बता देना कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया जो भी कुछ मैंने समझाया। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि मैं हिंदी नहीं हूँ। ठीक है, मतलब मैं हिंदी लैंग्वेज बोलने वाली लड़की नहीं हूँ, मेरा लैंग्वेज कुछ और है, तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। मेरा रियल लैंग्वेज है नेपाली। ठीक है, सो मैं नेपाली के वीडियोस भी बनाती हूँ एंड बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी बनाती हूँ, बट मैंने सोचा कि अगर नेपाली में एक्सप्लेन करूँगी तो सिर्फ नेपाली के स्टूडेंट्स को ही उसका फ़ायदा होगा, हिंदी समझने वाले स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि हिंदी में ही कवर कर देती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। सो इसीलिए मैं हिंदी में वीडियोज़ बनाती हूँ, जबकि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है उतना। ठीक है, सो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करना एंड मेरी जो चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए वो समझ में आया नहीं आया मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़।